अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का ये प्रोग्राम जर्नल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 2 जो कि सेट और रियल नंबर्स के बारे में है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उस पर बेस कर रहे हैं। और इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह हैं कि हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स और वेन डायग्राम की बात करेंगे, उसके मुख्तलिफ़ टाइप्स को वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे कि वेन डायग्राम से किस तरह सेट्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स किस तरह होती हैं। हम सेट्स पे मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि सेट्स के मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म किए जा सकते हैं, और फिर उन ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कि सेट्स के कंसेप्ट को समझने के लिए। और फिर इसी तरह हम वेन डायग्राम्स की मदद से इन ऑपरेशंस को लर्न करेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये ऑपरेशंस खुद परफॉर्म कर सकें। इस यूनिट का जो अगला हिस्सा है वो रियल नंबर्स पे, सेट्स से जब हम मूव करेंगे तो वो रियल नंबर्स आते हैं, उनका कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ये रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के मिलने से, तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। और फिर उसके बाद इसके मुख्तलिफ़ टर्म्स जो रेडिकल, रेडिकेंड्स और उसके लाज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडेसिस, तो इस पे ये यूनिट ख़त्म होता है। तो हमारे अगले चंद प्रोग्राम जो है वो इन लर्निंग आउटकम्स पे या इन ऑब्जेक्टिव्स के गिर्द रिवॉल्व करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं। इसका जो पहला कंसेप्ट है वो सेट्स है। तो सेट की डेफिनेशन या व्हाट इज़ अ सेट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस। सेट की डेफिनेशन में आता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। This is the very simpler definition. There are different symbols, objects, things, all these things are here in the set. But two things are very important. One is well defined, and the second one is distinct objects. Well defined mean कि जिसके बारे में हम ये decide कर सकें कि whether it is in the set or not. कुछ दफ़ा ऐसे होता है, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे खिलाड़ियों का सेट, गुड प्लेयर्स, तो गुड प्लेयर्स को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। किसी एक बंदे के नज़दीक एक खिलाड़ी अच्छा है और दूसरे के नज़दीक दूसरा अच्छा है। जैसा कि आप देखें हमारे यहाँ टीम की सिलेक्शन होती है तो उस पर डिबेट शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस प्लेयर को इस टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स कि हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि गुड प्लेयर कौन सा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है जब हम गुड प्लेयर की बात करेंगे। और वेल डिफाइंड उस वक्त होगा जब मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ टीम, सिलेक्टेड टीम, तो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट करके हमें 16 मेंबर्स की टीम दे दी। अब ये जो 16 मेंबर्स हैं, दीज आर वेल डिफाइंड, हमें पता है कि ये प्लेयर टीम के अंदर शामिल है और ये नहीं है। तो जब भी हम सेट की बात करेंगे तो उसकी पहली क्वालिटी ये है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरा डिस्टिंक्ट, एक ही चीज़ दो दफ़ा नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मसलन हम 4 चीज़ों का सेट है तो ये 4 अलग-अलग चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। ये सेम तो हो सकती हैं लेकिन एक ही चीज़ 2 दफ़ा रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए जो सेट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट्स को डिनोट करने के लिए हम मुख्तलिफ नाम यानी कैपिटल ए, कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, कैपिटल बी भी यूज़ करते हैं, कैपिटल सी भी यूज़ करते हैं। तो ये जूँ हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखें कैपिटल लेटर्स से हम सेट का नाम रखते हैं। और इसके जो कलेक्शन होती है वो सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स आर एलिमेंट्स। तो आप देखें नीचे जो पिक्चर है इसमें इसके अंदर 2, 3 और 4 एलिमेंट्स रखे गए हैं। और जब भी सेट के मेंबर्स को लिखना होता है तो ये हम पैरेंथेसिस के अंदर जो है इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर जो हम इसे लिखते हैं। तो सेट को लिखने के लिए अब देखें मैंने 2 बातें आपको बता दी कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेट के मेंबर हैं
और सेट को जो नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर्स से देते हैं। तो आप देखें आपके पास एक सेट है A = 1 3 2 5, ये मुख्तलिफ नंबर है। इसमें आपको एक चीज़ ये शो की गई है कि अगर इनकी तरतीब बदल भी जाए तो फिर भी ये सेट रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरतीब से आए। 1 2 3 5 ये अलग अलग नंबर है। अब इसमें 3 रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये डिस्टिंक्ट भी हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं, क्योंकि हर नंबर की एक अलग से वैल्यू है। तो ये आप देखें, इसको हमने डिनोट किया ए से, इसके एलिमेंट्स जब हम लिखते हैं n ऑफ ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो ये हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4, इसको 4 लिख दिया। अब इसको इस तरह भी ये मॉडुलस वैल्यू में भी लिख लेते हैं। तो सेट को करली ब्रैकेट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सेट के एलिमेंट्स को n ऑफ ए से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ 4। इस पर्टिकुलर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 है। अब देखें, ये हम एक साइन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए या 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तो ये ए से बिलोंग करता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम क्रॉस लगा दें जैसा कि ये है, तो ये 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इट शोज़ 7 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो जब भी हमने किसी सेट को लिखना है तो कैपिटल लेटर से लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिख देना है। एलिमेंट्स की तादाद को n ऑफ ए से ज़ाहिर करते हैं और किसी भी एलिमेंट को उसकी बिलोंगिंगनेस या उसके सेट में होने को ज़ाहिर करने के लिए 3 बिलोंग्स टू ए और 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इज़ द साइन 7 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो उसको ऊपर से क्रॉस कर देंगे तो वो उसका एलिमेंट नहीं होगा। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 किस्म के मेथड यूज़ किए जाते हैं या 3 फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरी रोस्टर फॉर्म या उसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अब अगर तो सेट को हमने वर्ड्स के अंदर लिख दिया, अल्फाज में लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के हरूफ तहजी में वावल्स का सेट। तो ये हमारे पास आ गया ए ई आई ओ यू, ये वावल्स का सेट है। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये देखें, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यही जो है वो टेबुलर फॉर्म भी कहलाती है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है जो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया वो x है, तो x इज़ टू x such that or x is a vowel in the English alphabet। x एक वेरिएबल ले लिया और वो क्या है, अब x को आगे डिफाइन कर दिया, x इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वावल है। तो अब अगर आप सेकंड वाले को पढ़ें, x इज़ अ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपको जहन में फ़ौरन से आ जाता है कि कौन से वावल्स हैं। पहले a, फिर e, फिर i, फिर o और फिर उसके बाद u। तो सेट को लिखने के लिए 3 फॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू 15। अब देखें, इंटीजर्स का आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स जो है 0 +-1 +-2 +-3, ऑल दीज आर इंटीजर्स। अब हम यहाँ पे देखें कि ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया सेट ऑफ ऑल ऑड। तो पहले तो ये देखना है ऑड है, फिर उसके बाद देखें पॉजिटिव, फिर इंटीजर्स। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जो किस तरफ हमें ले जा रही हैं ताकि सेट के एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हों। तो पहले हमने ऑड देखा, ऑड की डेफिनेशन हमें आती है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाता है। फिर पॉजिटिव यानी नेगेटिव नंबर्स को हमने वहाँ से निकाल दिया।
और फिर इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू 15, तो हमने देखा कि 15 इसमें शामिल हो गया। तो अब आप शुरू करें अगर आड नंबर्स, तो ये आड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 इक्वल टू 15। ये लेस देन अगर होता तो 15 इसमें शामिल ना होता, ये इक्वल टू है तो इसलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। अब हम आते हैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने जैसे आपको बताया कि हम लिखते हैं x such that x is an odd number and x is greater than 0, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव नंबर, एंड लेस देन इक्वल टू 15। अब ये देखें ये साइन है लेस देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू 15, तो इसका मतलब है 15 इसके अंदर शामिल भी हो गया और उससे छोटे 15 और उससे छोटे नंबर्स जो है इसके अंदर आ गए। इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन 100, तमाम ऐसे नंबर्स जो क्यूब हैं किसी पावर की और लेस देन 100 है, तो हम ये देखते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो जब पॉजिटिव नंबर है तो इट मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 से जब नंबर आता है हमारे पास पहला 1, तो 1 का क्यूब लें तो 1 ही आएगा। अब 2 का क्यूब लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 8 आ गया। 3 का क्यूब लें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 हो गया। 4 का क्यूब लें तो 64 पे हम चले गए। 5 का लें तो ये 100 से ऊपर चला गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो गए। 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर जो कंडीशन हम लगाई थी तो 5 उसके अंदर फॉल नहीं कर रहा। तो जो क्यूब्स का सेट आ गया x सच दैट x इज़ द क्यूब नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100। तो हमारे पास 1, 2, 1, 8, 27 और 64 इस तरह आ गए। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि सेट को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, और इस रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, जब भी आप कोई किताब खोलते हैं तो आपको लिखा आता है कि दीज आर द सेट्स, तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा सेट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। बहुत सारे तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स दोनों में फ़र्क क्या है। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स, फिर सिंगलटन, एम्प्टी सेट, पावर सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट एंड सबसेट। ये सारी डेफिनेशंस जब आप सेट थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपको आनी चाहिए और आपके क्लैरिटी होनी चाहिए इन कंसेप्ट्स के बारे में। तो हम अगली स्लाइड में इनको देखते हैं कि ये सेट्स कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले हम आते हैं एम्प्टी सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज़ 0। ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम पैरेंथेसिस को खाली रहने देते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, या इसको ग्रीक अल्फ़ाबेट फाई से भी डिनोट करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो, उसका एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसा कि हम नंबर्स में जाते हैं तो आप देखें 0 एक नंबर है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 ये सारी प्रॉपर्टीज़ नंबर्स वाली, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, ये सब होल्ड करता है, इसलिए 0 को हम नंबर कहते हैं। इसी तरह एम्प्टी सेट ये सारे सेट की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, इसलिए इसे हम सेट का नाम देते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। अब फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, जिसको हमें तादाद का पता हो, हमें पता हो कि इस सेट के अंदर कितने मेंबर हैं, तो वो होता है फाइनाइट सेट। इसी के अगेंस्ट अगर हमें ना पता हो, मसलन सितारों का सेट, तो हम सितारों को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकें वो फाइनाइट सेट हो गया।
जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब फाइनाइट सेट की एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये वाला जो सेट है ये इसको टेबुलर फॉर्म हो गई। ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। सिंस set A has 5 elements, so elements can be counted, therefore this set A is a finite set। अब आते हैं हम इनफाइनाइट सेट्स की तरफ, और इसकी एग्जांपल भी हम नेचुरल नंबर से ही लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आपको पता है अगर हम नंबर शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, कहीं भी नंबर नहीं रुकते। आप जितना से बड़ा नंबर लिख लें उसके आगे एक और ज़ीरो लगाएं तो वो नंबर उससे बढ़ जाएगा, या उसमें 1 ऐड करें तो वो अगला नंबर आ जाएगा। तो इस तरह जो नेचुरल नंबर्स का सेट है इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट्स हैं। इसलिए इस सेट को हम कहते हैं, मसलन यहाँ पे हमने लिखा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और इस सेट को हमने बी से डिनोट किया। अब बी में 1 2 3 4 ये जो लाइंस होती हैं ये शो करती हैं कि ये सेट आगे बढ़ रहा है, 9 10 11 12 13 14। सिंस वी कैन नॉट काउंट ऑल द नेचुरल नंबर्स, दिस सेट इज कॉल्ड, दिस सेट बी इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को डिफरेंशिएट करना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को अलग से डिफ़ाइन करते हैं। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स एक जैसे हों। मसलन मैं कहता हूँ M इज़ अ सेट ऑफ वावल्स एंड N इज़ आल्सो अ सेट ऑफ वावल्स, A E I O U और N इज़ आल्सो A E I O U। आप इनके दरमियान 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और जब इनके दरमियान 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्रिएट की तो ये सारे के सारे वही एलिमेंट्स हैं जो उस सेट में है, वो इस सेट में भी वही एलिमेंट्स हैं। तो ए के साथ ए, ई के साथ ई, आई के साथ आई, ओ के साथ ओ और यू के साथ यू, तो ये सेट इक्वल हो गए। इसी तरह नीचे आप देखें एग्जांपल में ए और बी दो सेट्स दिए गए हैं 1 2 3, जबकि दूसरा सेट है 2 1 3। इनमें आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस और सेट्स मेंबर्स को कंपेयर करें तो देखें 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, तो ये हमारे पास सेट इक्वल हो गए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उनमें सेम है और एलिमेंट्स भी वही है, मैं सेम नहीं कह रहा, वही एलिमेंट्स हैं। एक में ए ई आई ओ यू, दूसरे में भी ए ई आई ओ यू, जबकि दूसरे सेट के अंदर, सेट ऑफ सेट्स के अंदर 1 2 3 और इधर भी 2 1 3 वही सेट्स मौजूद हैं, इस वजह से ये सेट्स इक्वल हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मसलन एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि ये वही एलिमेंट्स हों। अब मसलन आपके पास सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 और 10 ये नंबर्स हैं, जबकि बी जो सेट है वो ए ई आई ओ यू है जो वावल्स का सेट है, लेकिन इसके अंदर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, इसे हम लिखते हैं ऐसे, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्रिएट की जा सकती है एलिमेंट्स के अंदर। तो जब हम 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्रिएट कर लेते हैं तो उस तरह के सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। ए और बी जो 2 4 6 8 और 10 और ए ई आई ओ यू ये इक्विवेलेंट सेट है। इसी तरह A इज़ इक्वल टू 2 1 3 और B इज़ इक्वल टू ब्लू वाइट ग्रीन, ये नेम ऑफ कलर्स है, वो जो है नंबर्स हैं, लेकिन उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। सिमिलरली नीचे आपको 2 और एग्जांपल्स दी गई हैं, A और B जिसमें आप पेंटागन क्वाड्रिलेटरल्स हैं और फिर जो है ये स्टार है। अब देखें ये इसके साथ, ये इसके साथ, स्टार को स्टार के साथ, पेंटागन का पेंटागन के साथ, तो ये इक्वल सेट हो गए। यहाँ पे 3 इमोजीज शो की गई हैं और 1 2 3 शो किया गया है, तो ये तीनों के दरमियान करस्पॉन्डेंस क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये एलिमेंट्स सेम नहीं है, देयरफॉर
ये इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, और ये इक्वल है और इनके मेंबर भी इक्वल हैं या बराबर हैं, और ये वही सेम मेंबर्स दूसरे सेट के अंदर भी हैं। अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि क्या इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होते हैं? ज़रूरी नहीं है। क्या इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं? यस। इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं? आंसर इज़ यस। इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होते हैं? आंसर इज़ नॉट इन जनरल। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब आते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स। तो अब इसके नीचे आप देखें कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये जो डायग्राम्स हैं ये समझने में, सेट्स को समझने में हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं। तो इसलिए ये बनाई थी वेन ने, हम आगे जाके पढ़ते हैं इसको, तो इन्हें वेन डायग्राम्स कहते हैं। दो सेट्स जो बिल्कुल सेपरेट हों, टू सेट्स आर टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। नो एलिमेंट इन कॉमन, इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। एक्स के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 है और वाई के अंदर 3, 5, 7, 9, 11 है। अब देखें एक्स इवन नंबर्स है, वाई ऑड नंबर्स है। इवन और ऑड नंबर्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, तो इसको ये सेट एक्स, ये सेट वाई, दोनों में कोई चीज़ ओवरलैप नहीं कर रही, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन और एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। अगर एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट बन गए। मसलन आप एग्जांपल देखें 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 11। सॉरी, इस एग्जांपल को आप देखें, अगर मैं y लिख देता हूँ 2, 5, 7, 9, 11, तो अब 2 इसके अंदर कॉमन आ गया। मैं आपको दोबारा से इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर आपका एक एलिमेंट है 2, 5, 9, 7, 11, जबकि x के अंदर है 2, 4, 6, 8, 10। तो आप देखें x जो है 2, 4, 6, 8, 10, जबकि y के अंदर ऑलरेडी 2, 5, 7, 9, 11। ये आपका x है, ये आपका y है। अब ये 2 कॉमन है, ये 2 आप देखें इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो तो इसको हम ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं, तो कोई दो सेट लिखते हैं जो ओवरलैपिंग हो। a इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, ये एक सेट है, जबकि b एक सेट है जो 4, 5, 7, 9। तो आप इन दो सेट्स में देखें क्या क्या चीज़ कॉमन है। दो एलिमेंट्स हैं 5 और 7, और 5 और 7 ये दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट्स वो हुए जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और ओवरलैपिंग सेट्स वो हुए जिनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होगा। अब हम आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो कहलाता है जिसका एक ही एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें एक हो। अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। इसको यूनिट सेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 2, और वी कैन राइट इट x such that x is greater than 4, less than 6 and x is an integer। greater than 4 and less than 6 क्या आएगा? 5। ये भी एक सिंगलटन सेट है। इसके साथ यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट। मसलन एक सेट है 1, 2, 3, 4, बी सेट है 3, 4, 5, 6, सी एक सेट है 6, 7, 8। तो एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हों तो वो इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मसलन मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10,
this is also a universal set. Set 1 2 3 4 5 6 7 8, this is also a universal set. यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करते हैं. तो सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट. इसके बाद हम आते हैं सबसेट और पावर सेट. Set A is a subset of set B if every element of A is an element of B. A सेट है 1 2 3, B एक सेट है 1 2 3 4 5, C एक सेट है 2 and 8. A is a proper subset of B क्योंकि A के सारे एलिमेंट 1, this is in B, 3, this is in B, 5, this is also in B. So A प्रॉपर सबसेट हो गया B का. अब जब मैं C को देखता हूँ तो C के अंदर देखें 2 तो मौजूद है जो कि B में है, लेकिन 8 B में नहीं है. तो C इज़ नॉट, हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं सबसेट और इसको लिखते हैं नॉट अ सबसेट. सो C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B और A इज़ अ सबसेट ऑफ B. अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट. सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट. और पावर सेट को S से डिनोट किया गया है. इसे P ऑफ S भी लिखते हैं. एक सेट है S और उसका पावर सेट P ऑफ S होगा. इसे 2 रेज़ टू पावर n S भी लिखते हैं कि ये इसे 2 रेज़ टू पावर n इसलिए लिखते हैं कि ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो 2 ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं सेट में, और जब उसे 2 की पावर कर लेते हैं तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट को डिनोट करता है. तो आज के इस प्रोग्राम में हमने सेट से शुरू किया. आपको बताया कि सेट एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है. सेट को लिखने के तरीके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और उसके अंदर जो है सेट बिल्डर नोटेशन, उसको पढ़ा. फिर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स और उनको कैसे जो है डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एम्प्टी सेट क्या होता है और फिर सिंगलटन सेट क्या होता है. फिर इसी तरह इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के दरमियान फ़र्क क्या है. तो सिमिलरली सबसेट और पावर सेट का भी डिटेल से आपको बता दिया. तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही. आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा. इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा. अल्लाह हाफ़िज़.